Hello student, welcome to Angels online platform. Today we discuss about mega test solution JEE standard 11th. Let's start question number 26. Which of the following has coordinate covalent bond? किस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? तो ऑप्शन ए में H2 है, ऑप्शन बी में CaCl2, ऑप्शन सी में ओजोन एंड ऑप्शन डी में N2। तो हम लोग जानते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 26 में CaCl2 होगा, उसको बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। तो CaCl2 में कैल्शियम का चार्ज होगा +2 और Cl का होगा -2, राइट। तो उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। वो तो हमारा आंसर होगा नहीं। ऑप्शन ए एंड डी में H2O एंड ऑप्शन डी में है N2। तो वाटर एंड डाई नाइट्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें हमको पूछा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें ऑप्शन सी में ओजोन गिवन है, तो ओजोन का स्ट्रक्चर होगा O डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, इधर भी होगा O, राइट। और इसमें 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो इसमें इसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो ओजोन में 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड कोवैलेंट हो गए, बट लास्ट वाला बॉन्ड, थर्ड वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, राइट। दैट मीन्स कि ओजोन में 3 में से 2 बॉन्ड कोवैलेंट हो गए एंड थर्ड बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट होगा। तो हमारा आंसर होगा सी ओजोन। उसके अलावा H2O और N2 में कोवैलेंट बॉन्ड एंड CaCl2 में आयोनिक बॉन्ड होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 27, इन विच वन ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल? कौन से मॉलिक्यूल में इसके सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे? तो इसमें BF4 है, NH4+1 एंड SiCl4। क्वेश्चन नंबर 27 में BF4 का स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, NH4+1 उसका भी स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, SiCl4 का भी स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। पर PCl5 की बात करेंगे तो उसका शेप आएगा TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड, 4 बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम होगा और चारों बॉन्ड इक्वल हो गए। बट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करेंगे तो इसमें फॉस्फोरस एज अ सेंट्रल मेटल एटॉम और उसके साथ 5 Cl, 1 2 और उसके बाद 3 4 एंड 5 Cl Cl Cl। तो इसमें इसका शेप आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, जिसमें इस बॉन्ड को बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, राइट। 1 मिनट। तो इसमें 2 Cl, एक Cl इधर और सेकंड Cl इधर होगा, तो इसको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड और इसको बोलेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड। और एक्सियल की बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्विटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि इसमें P बॉन्ड Cl बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ दूसरे 3 बॉन्ड की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि इसमें 5 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी। वही क्वेश्चन में पूछा है कि इस मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऑप्शन सी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में हमको पूछा हुआ है विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें ऑप्शन के हिसाब से कंपैरिजन दिया हुआ है H2+1 एंड H2-1। H2+1 को बोलेंगे कैटायन एंड H2- को बोलेंगे एनायन। तो इस मॉलिक्यूल में करेक्ट स्टेटमेंट बोला है और इसमें स्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि H2+1 कैटायन और H2-1 एनायन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 28,
इसमें H2+1 एंड साथ में है H2-1, इसको बोलेंगे कैटाइन, इसको बोलेंगे एनाइन। और H2+1 में टोटल जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो होंगे 1 और इसमें होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। और दोनों में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम होगी 0.5 और इसमें ये होगी 0.5, राइट। पर इसमें पूछा हुआ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का फॉर्मूला आता है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन BMO ऑर्बिटल। BMO डेट मीन्स के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरी फॉर्मूला होगी कि स्टेबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ABMO ऑर्बिटल। ABMO को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा तो उसमें उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो उसके हिसाब से H2+1 की बात करेंगे तो H2+1 में 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में होगा, डेट मीन्स के बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होगा। एंड H2-1 में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होगा और थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी बॉन्डिंग में होगा, डेट मीन्स कि H2-1 में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन ABMO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, एंटी बॉन्डिंग में होगा। और H2+1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन BMO में होगा, डेट मीन्स कि H2+1 की स्टेबिलिटी H2-1 से ज़्यादा होगी। तो उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा C, H2+1 इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू H2-1। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें किस मॉलिक्यूल में फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो F2 की बात करेंगे तो F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, H2 में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, NO में आएंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7, ऑक्सीजन के पास 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसमें NO की बात करेंगे तो NO में 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, 2.5 एज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसमें F2 में, H2 में और N2 में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं आएगा, तो इसमें NO में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 2.5, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा C, कि जिसमें NO का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इन फॉलोइंग हाइड्राइड विच वन इज मोस्ट एसिडिक। तो 4 हाइड्राइड में से कौन सा हाइड्राइड एसिडिक ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से H2O, H2S, H2TE एंड H2SC। तो सब में हाइड्रोजन कॉमन है हाइड्राइड के फॉर्म में सारे मॉलिक्यूल, बट इसमें सेंट्रल एटम की बात करेंगे तो सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम एंड टेलुरियम। तो ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन की, ओके, तो ग्रुप नंबर 16 में एसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ऑक्सीजन की एसिडिटी सबसे कम, उसके बाद आएगा सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम एंड पोलोनियम। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 16 में अप टू डाउन जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, राइट। तो इसमें टेलुरियम है, तो इसमें ऑप्शन में दिया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। तो टेलुरियम की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 में पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ PB+2 एंड PB+4, राइट, इसमें +4 है। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको रखना है, तो PB+4, PB+2 एंड PB, तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर में साइज is directly proportional to the charge of anion, right, and size is indirectly proportional to the charge of cation, right.
तो इसमें कैटायन का जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसकी उतनी साइज कम होगी। तो साइज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कैटायन, राइट। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसकी साइज उतनी कम होगी। तो उसके हिसाब से पीबी की साइज सबसे ज़्यादा, फिर होगा Pb+2 एंड Pb+4। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें 32 में पूछा है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। तो उसमें फर्स्ट कॉलम में होगा कॉन्फ़िगरेशन है, ए सेकंड कॉलम में आईपी की वैल्यू है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू इसमें आंसर आ जाएगा। तो इसमें NS1 है, तो NS1 कॉन्फ़िगरेशन में आईपी की वैल्यू आएगी 22, राइट। ग्रुप नंबर 1 के लिए, सॉरी, ग्रुप नंबर 1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन में आईपी की वैल्यू आएगी 19। ग्रुप नंबर 2 में NS2 मतलब ग्रुप नंबर 2 में आईपी की वैल्यू आएगी 22। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू जाएगी। तो इसमें हमारा फर्स्ट के लिए P, सेकंड के लिए R एंड थर्ड C के लिए NS2 NP1 मतलब ग्रुप नंबर 13 होगा, राइट। तो 13 ग्रुप के लिए इसमें आएगा 22 पॉइंट समथिंग ये वाला। एंड डी ऑप्शन में NS2 NP2 ग्रुप नंबर 14। तो इसमें आंसर आएगा हमारा एस वाला, राइट। तो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू आईपी वैल्यू है ग्रुप के हिसाब से। इसको बोलेंगे ग्रुप नंबर 1, इसको बोलेंगे ग्रुप नंबर 2, और थर्ड वाला ग्रुप नंबर 13 एंड लास्ट वाला ग्रुप नंबर 14, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी। क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, राइट। इसमें पूछा है लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। तो इसमें NS2 NP5, तो सब में चेक करो तो NS2 कॉमन है, बट लास्ट में है NS NP5 NP2 NP3 और NP4, सब में P सबसेल है, राइट। तो इसमें जो सबसेल स्टेबल होगा, जितनी सबसेल स्टेबल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज उतनी कम होगी। तो 3 केस में, एम्प्टी केस में, हाफ फिल्डेड एंड फुल फिल्डेड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू कम होगी। तो इसमें NP5 और NP2 और NP4 एंड NP3 की कंपैरिजन करेंगे तो इसमें NP3 होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू, ओके, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो हमारा आंसर होगा सी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 34 में हमको पूछा है विच पार्ट हैज द सेम बॉन्ड एंगल। तो इसमें 5 ऑप्शन में पेयरिंग के फॉर्म में एग्जांपल दिया हुआ है और उसमें पूछा है किस पेयर में बॉन्ड एंगल सेम होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन में BF3 एंड BCl3, तो दोनों मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल की वैल्यू आएगी इसमें 120 डिग्री। तो इसमें दोनों में बॉन्ड एंगल सेम है। सेकंड ऑप्शन फॉस्फेट एंड सल्फेट आयन, तो फॉस्फेट एंड सल्फेट आयन में एंगल आएगा 109 डिग्री 28 टाइम्स। तो दोनों में भी सेम बॉन्ड एंगल है। ऑप्शन सी में BF3 एंड दूसरा है PF3, तो इसमें BF3 में एंगल होगा 120 डिग्री एंड PF5 में एंगल होगा 109 डिग्री एंड 28 टाइम्स। मतलब इसमें दोनों में बॉन्ड एंगल सेम नहीं है। BF3 में एंगल आएगा 120 डिग्री एंड फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड में आएगा 109 डिग्री 28 टाइम्स। डी ऑप्शन में NO2+1 एंड दिया हुआ है N2O, तो इसमें NO2+1 का एंगल आएगा 180 एंड NO2 का भी एंगल आएगा 120। दैट मीन्स कि इसमें दोनों मॉलिक्यूल में एंगल होगा 180 डिग्री एंड N3-1 में एंगल आएगा 180 डिग्री और
NO2 में आएगा 134, तो ई ऑप्शन में दोनों के बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, तो इसमें दैट मीन्स कि ऑप्शन ए, बी एंड डी में बॉन्ड एंगल सेम है, तो हमारा आंसर होगा ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में एक रिएक्शन हमको गिवन है NO2 प्लस CO गिव्स अस NO प्लस CO2, राइट। इसमें गिवन है हमको 1 मोल ऑफ NO2, इसके 1 मोल है स्टार्टिंग में, T इज इक्वल टू 0 टाइम पे NO2 के मोल है 1, CO के मोल है 2, इसके मोल है 2 और स्टार्टिंग में प्रोडक्ट के मोल हो गए 0। उसके बाद VCl का वॉल्यूम गिवन है हमको 1 लीटर, वी की वैल्यू होगी 1 लीटर। उसके बाद इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ 25% ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ CO इज कंज्यूम, राइट। तो इसमें इक्विलिब्रियम टाइम पे 2 मोल CO में से 25% मोल कंज्यूम हो गए। इसमें सोचो 2 मोल का 25% मोल कितना होगा, 2 मोल का 25%, इसका आंसर होगा 0.5। तो इसमें से 2 मोल में से 0.5 मोल मतलब 20%, 2 मोल का 20%, दैट मीन्स कि 0.5 मोल, 0.5 मोल होगा CO, वो कंज्यूम होगा, कंज्यूम दैट मीन्स कि वो रिएक्ट करेगा। तो 0 और इसमें NO2 का स्टोइकियोमेट्री है 1 और CO का स्टोइकियोमेट्री है 1, तो 1 मोल ऑफ CO इज रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ NO2, तो इसमें 0.5 मोल CO होगा, वो 0.5 मोल NO2 के साथ रिएक्ट करके 0.5 मोल NO एंड 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो इसके पास कितने मोल रिमेनिंग होगा, तो इसके 2 मोल थे, उसमें से 0.5 मोल रिएक्ट हुआ, तो इसमें रिमेनिंग होगा 1.5 मोल, राइट। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे Kc फाइंड आउट करेंगे, तो इसका आंसर होगा Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस NO मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO2, सॉरी इधर आएगा CO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसमें आएगा NO2 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO। इसके जो भी मोल आए, हाँ मोल के बाद इधर होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सब में है 1 लीटर, तो इसमें कंसंट्रेशन उतनी आएगी 0.5, तो इसमें डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो उतना आंसर रहेगा, तो इसमें आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और डिवाइडेड बाय NO2 की कंसंट्रेशन 0.5, ओके, इक्विलिब्रियम टाइम पे मल्टीप्लाई बाय CO की कंसंट्रेशन, रिमेनिंग होगा इसमें 1.5, इसमें 0.5 कैंसल आउट, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो इसका आंसर आएगा 1/3। क्या आ गया, Kc। क्वेश्चन में हमको पूछा है Kp, राइट, हमने फाइंड आउट किया Kc, तो उसके बाद फाइंड आउट एक Kp के लिए फॉर्मूला, रिलेशनशिप ऑफ Kp एंड Kc का फॉर्मूला होगा Kp इज इक्वल टू Kc ब्रैकेट में RT और पावर में होगा डेल्टा NG, राइट। इसमें Kc आ गया और R मतलब क्या होगा, कांस्टेंट 0.082 वैल्यू होगी उसकी, केस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर इसमें गिवन है, और डेल्टा NG को बोलेंगे गैसियस प्रोडक्ट मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट मोल, तो इसमें डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आएगी, तो प्रोडक्ट एंड साइड पे इसके मोल हो गए 1 and 1, तो इसके मोल हो गए 2 और रिएक्टेंट के भी मोल हो गए 2, तो डेल्टा NG का आंसर आएगा 0, डेल्टा NG 0 आएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि Kp इक्वल टू Kc, जो आंसर Kc का आया वही आंसर Kp का आएगा, तो हमारा आंसर होगा D 1/3। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 में क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जी, फॉर आइसोमेरिज्म, 1 मिनट,
Standard state gives free energy changes for isomerism reaction cis to pentene gives trans to pentene is minus 3.67 kilojoule per mole at 400 Kelvin temperature. If more trans to pentene us to added to reaction vessel. इसमें क्वेश्चन बड़ा पूछा लेकिन कुछ उसमें है नहीं. तो इसमें एक रिएक्शन है कि cis to pentene gives ए trans to pentene. इस पर फोकस करो. क्वेश्चन नंबर 36 में cis to pentene gives trans to pentene और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है. ओके, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है लेकिन इसमें ग्रिप्स फ्री एनर्जी की जरूरत है नहीं. इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखिए कि इक्विलिब्रियम रिमेन अनइफेक्टेड वैल्यू कुछ गिवन है इसमें, बट इसमें क्या गिवन है, इफ. इस पे फोकस करना होगा. इफ मोर ट्रांस टू पेंटिन इज ऐड, इसमें ट्रांस टू पेंटिन हम ऐड करेंगे मतलब प्रोडक्ट साइड उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे. इसमें ट्रांस टू पेंटिन ऐड करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा. इसमें ट्रांस टू पेंटिन हमने ऐड किया मतलब हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो प्रोसेस बैकवर्ड में जाएगी. बैकवर्ड में जाएगी तो ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन में दिया इक्विलिब्रियम रिमेन अनइफेक्टेड. नो, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट होगा. इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, नहीं बैकवर्ड में जाएगा. ऑप्शन सी मोर सिस टू पेंटिन इज फॉर्म और रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो इसमें सिस टू पेंटिन की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होगा. राइट, ये इंक्रीज होगा. प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगी तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड में जाएगी तो रिएक्टेंट इंक्रीज होगा. तो इसके हिसाब से हमारा सी आंसर आना चाहिए. ऑप्शन डी चेक करो. एडिशनल ट्रांस टू पेंटिन इज फॉर्म, वो थोड़ी फॉर्म होगा. इसमें ट्रांस टू पेंटिन हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ट्रांस टू पेंटिन में से सिस टू पेंटिन फॉर्म करेगा मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. तो 37 में गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट. नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें हमको फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है. राइट, तो इसमें चार ऑप्शन में मॉलिक्यूल हो गए. फर्स्ट HNO3 उसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, सेकंड है NO, थर्ड है NH4Cl, फोर्थ है N2. राइट, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सब में फाइंड करो. तो इसमें नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5. NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2. NH4Cl में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसका +4 और इसका -1, तो इसका चार्ज होगा -3 और N2 में होगा 0. दैट मीन्स कि नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा, फिर NO में, फिर N2 में और लास्ट में होगा NH4Cl. तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा. आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है नाइट्रिक एसिड, सेकंड उसके बाद NO, NH4Cl और N2. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है. तो सेकंड ऑप्शन में नाइट्रिक एसिड है, उसके साथ NO है, फिर N2 और फिर NH4Cl. 1 मिनट. ओके, तो ऑप्शन बी में नाइट्रिक एसिड है, फिर NO है, फिर N2 और लास्ट में होगा NH4Cl. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमारा आंसर होगा बी. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. तो 38 में रिएक्शन गिवन है P4 + OH-1 गिव्स PH3 + H2PO2 -1. तो इसमें हमको इस क्वेश्चन में रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. तो इसमें प्रोसेस को राइट डाउन करना पड़ेगा इधर. 1 मिनट. प्रोसेस में P4 + OH-1
और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए प्रोसेस होगी दो, एक होगी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरी होगी ओके इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को राइट डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में P4 प्लस OH माइनस 1 गिव्स PS3, सॉरी इसमें प्लस H2O भी है, प्लस H2 है, गिव्स PS3 मतलब फॉस्फीन प्लस H2PO2 माइनस 1। इस प्रोसेस को बैलेंस करेंगे, इसमें स्टोकियोमेट्री आएगा, इसके आगे हो गया फॉस्फोरस के आगे होगा 1, राइट, फॉस्फोरस के आगे होगा 1, OH माइनस 1 के आगे होगा 3, H2O के आगे होगा 3 एंड PS3 के आगे होगा 3। ओके, इसमें आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 में गिवन है इन Fe3O4 Fe हैविंग ए 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में Fe3O4 है, Fe3O4 में एसर्शन में गिवन है Fe3O4 में Fe की आयन की 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो चेक करेंगे इसमें Fe3O4, उसको ब्रेक करेंगे तो उसमें हमको मिलेगा FeO और साथ में होगा Fe2O3, राइट। तो इसमें FeO में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, इसमें आएगा +2 और Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। हम लोग जानते हैं कि इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2 एंड +3, तो इसमें +3 में ओके तो इसमें FeO में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 एंड इसमें होगा +3। तो हम लोग जानते हैं कि Fe+2 एंड Fe+3 में Fe+2 जिस मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा वो आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें Fe+3 होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। Fe+2 की कंपेरिजन में Fe+3 ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें एसर्शन में गिवन है Fe3O4 Fe हैविंग 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एसर्शन हमारा राइट है। रीजन में गिवन है Fe+3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Fe+2, वो भी हमारा राइट सेंटेंस है, बट रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट आंसर नहीं है। तो डेट में इसमें होगा बोथ आर राइट बट रीजन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग फॉर ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 में हमको गिवन है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH-1 इन 0.01 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOCN, राइट। और Kb की वैल्यू इसमें हमको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको OH- आयन की हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, और उससे पहले भाई NaOCN क्या है, तो NaOCN एज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। वीक एसिड में होगा HCN और स्ट्रॉन्ग बेस में होगा NaOH। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा √OH- आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला √Kb इंटू सी मतलब कंसंट्रेशन, Kb मतलब कांस्टेंट ऑफ बेस, एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, राइट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में 40 में OH-1 आयन की हमको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और उससे पहले हमारे पास क्या है 0.01 मोलर सी की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन हमारे पास है, सी हमारे पास है, और इसमें NaOCN है और इसमें Kb की वैल्यू गिवन है। NaOCN उसको ब्रेक करेंगे तो इधर हमको मिलेगा NaOH और साथ में होगा HCN। तो HCN एज अ वीक एसिड एंड
NaOH as a strong base, so this is the salt of वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसके लिए OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट KB इंटू सी। तो KB की वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय सी। तो सी मतलब कंसंट्रेशन, उसकी वैल्यू 0.01, इसके ऐसे राइट डाउन करो 10⁻⁻2। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा 10 की पावर, और इसका 10⁻⁻12 अंडर रूट है, उसको रिमूव करेंगे तो हमारा आंसर होगा 10⁻⁻6 मोलर। आंसर ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में व्हाट विल बी द पीएच, पीएच इसमें हमको फाइंड आउट करना है, एंड साथ में फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ अल्फा, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस रिस्पेक्टिवली फॉर द सॉल्ट ऑफ Ba ऑफ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। सी की वैल्यू गिवन है एंड साथ में गिवन है Ka एंड Kb की वैल्यू भी हमको गिवन है, राइट। तो इसमें क्लियरली लिखा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, राइट। तो उसके लिए पीएच की फॉर्मूला होगी, 1 मिनट उसको सेव करना पड़ेगा पहले। इसमें आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें पीएच फाइंड आउट करना है, और इसमें हमको गिवन है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो इसके लिए पीएच की फॉर्मूला होगी 7 + 1/2 ब्रैकेट में आएगा pKa माइनस pKb। ओके, तो 7 + 1/2, इसमें हमको क्वेश्चन में गिवन है केबी की वैल्यू 10⁻⁻6 एंड केबी की वैल्यू होगी 10⁻⁻6। तो पीके की वैल्यू इसमें आएगी पीके इक्वल टू माइनस लॉग के ए, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के। इसमें वैल्यू आएगी पीके का आंसर होगा 6 एंड पीकेबी का भी आंसर होगा 6। के की वैल्यू गिवन है, उसके हिसाब से पीके आएगा इसमें 6, राइट। तो इसका आंसर होगा पीएच आएगी 7, तो इसमें 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0, तो इसका आंसर होगा पीएच इज इक्वल टू 7। तो ऑप्शन के हिसाब से ए एंड सी आर रॉन्ग, क्योंकि इसमें फर्स्ट फाइंड आउट करने रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो पीएच का आंसर होगा 7। तो उसके हिसाब से बी एंड डी में से एक आंसर आना चाहिए। इसमें भी 7 पेज, इसमें भी 7 पेज। उसके बाद पूछा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा हुआ है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा H मतलब हाइड्रोलिसिस, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूला होगा अंडर रूट KW अपन KA मल्टीप्लाई बाय KB मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज है इसलिए उसके बाद होगा मल्टीप्लाई बाय 100। KW को बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो उसके लिए KW का आंसर होगा 10⁻⁻14, जो हम लोग जानते हैं। K की वैल्यू इसमें गिवन है और KB की वैल्यू भी इसमें गिवन है। इसकी K की वैल्यू होगी 10⁻⁻6, इसके लिए भी 10⁻⁻6। तो कैलकुलेशन के बाद इसमें आंसर होगा 10% मल्टीप्लाई बाय इसमें 100 भी है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का आंसर होगा 10%। तो पीएच आई हमारी 7 एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आया 10%, तो हमारा आंसर होगा बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है हमको व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इसमें पूछा हुआ है फॉर ऑफ MnOH ट्वाइस मैंगनीज हाइड्रोक्साइड में हमको मोलर सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है इन ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ एमोनियम आयन एंड NH3 आयन, और इसके लिए KB की वैल्यू इसमें गिवन है।
क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 में कंपाउंड के फॉर्म में होगा MnOH ट्वाइस, उसको बोलेंगे मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, उसको ब्रेक करेंगे तो इधर हमको मिलेगा Mn+2 प्लस मिलेगा 2OH-1। Mn+2 एज अ कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एज अ एनायन। इसके लिए Ksp की वैल्यू गिवन है हमको, और इसमें हमको पूछा है सॉल्युबिलिटी पूछा है, मोलर सॉल्युबिलिटी। तो Ksp का फॉर्मूला होगा Ksp इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ मैंगनीज आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और उसका स्टोइकियोमेट्री 2 है तो इधर पावर में आएगा 2। Ksp की वैल्यू इसमें गिवन है Mn+2 एंड OH-1। तो इसमें से पहले हमको OH- आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो आ गया तो उसके हिसाब से Mn+2 आ जाएगा, राइट। तो इस वैल्यू में OH-1 की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए इधर हमारे पास इनडायरेक्टली गिवन है Kb वैल्यू गिवन है Kb, ओके। तो Kb के अकॉर्डिंग टू OH- आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला होगा POH, ओके, POH इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस, ओके। इसमें POH की वैल्यू इसमें हमको फाइंड आउट करनी है। POH इक्वल टू PKb प्लस लॉग, इसमें सॉल्ट अपन बेस है तो इसके लिए Kb की वैल्यू गिवन है, तो इसमें सॉल्ट में एमोनियम प्लस आयन होगा एंड NH3 भी होगा, तो दोनों के लिए Kb की वैल्यू गिवन है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, और बेस के लिए वही वैल्यू होगी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा log 1 होगा 0, डेट मीन्स की POH इक्वल टू PKb, डेट मीन्स की OH-1 इक्वल टू Kb। इसमें Kb की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू OH-1 की होगी। इसमें Kb की वैल्यू गिवन है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, तो इसमें OH- आयन की कंसंट्रेशन में Kb की वैल्यू इक्वल होगी तो वो पुट करेंगे, तो और उसके बाद Ksp भी गिवन है तो Mn+2 का आंसर आ जाएगा। तो इसमें Ksp की वैल्यू पुट करो तो उसकी वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14, और इसमें Mn+2 की हमको फाइंड आउट करनी है। उसको लिखेंगे सपोज लाइक सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में पूछा है तो इधर रखेंगे S, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में वही पूछा है, मोलर सॉल्युबिलिटी पूछा हुआ है, तो डेट मीन्स इसके आगे इसके नीचे रखेंगे S मल्टीप्लाई बाय OH- आयन की कंसंट्रेशन वो कितनी होगी, जो Kb की वैल्यू होगी वही वैल्यू OH- की होगी। तो इसमें OH- आयन की कंसंट्रेशन आएगी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, उसकी वैल्यू पुट करो तो और फाइंड आउट है एस, एस का आंसर आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से बी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन इक्वल मासेस ऑफ मीथेन, मोल कंसेप्ट में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, द इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर टेकन देन द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल, राइट। मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का मास इक्वल है तो उसका मॉलिक्यूल का रेशियो इसमें हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होगा, इक्वल मास है तो मोल की वैल्यू होगी मास बाय मोल का फॉर्मूला होगा गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, इसमें पूछा हुआ है रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल, डेट मीन्स मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसमें आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 मीथेन। तो मॉलिक्यूलर वेट SO2 का आएगा 64, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, तो इसमें आएगा 64 और डिवाइडेड बाय CH4, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आंसर होगा 4 डिवाइडेड बाय 1। रेशियो पूछा हुआ है तो इसमें मीथेन एंड CH4 का रेशियो आएगा 4:1, हमारा आंसर होगा D। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44,
44 में मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, उसमें भी 1 मिनट। फोर्टी फोर में पूछा हुआ है 3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गिव्स ए 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.4 ग्राम ऑफ वाटर, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, राइट। तो इसमें से हाइड्रोकार्बन का कंबशन तो हम लोग जानते हैं कि तो क्या होगा उसमें कंबशन, डेट मीन्स की, और इसमें हाइड्रोकार्बन कौन सा है वो हमको फाइंड आउट करना है। हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला होगा CX×HY। हाइड्रोकार्बन कंबशन मतलब रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ उसको हीट करेंगे, तो इधर हमको मिलेगा CO2 + H2O, राइट। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो हमको CO2 + वाटर मिलेगा, उसको बोलेंगे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओके। और इस प्रोसेस को बैलेंस करेंगे, तो इसमें बैलेंस करने के बाद इधर हमको मिलेगा, इधर CX है तो इधर आएगा X मोल ऑफ CO2, उसके बाद इधर आएगा Y/2 ऑफ H2O, और इधर आएगा ऑक्सीजन के आगे आएगा X + Y / 4, ये उसका स्टोइकियोमेट्री, ओके। तो बैलेंस करने के लिए इधर आएगा X, इधर आएगा Y/2 और इधर आएगा X + Y/4, ओके। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमको मास गिवन है सबका, इसका मास गिवन है CSXX का 1 मिनट। इसमें हाइड्रोकार्बन का मास होगा 3 ग्राम, CO2 का होगा 8.8 ग्राम एंड वाटर का होगा 5.4 ग्राम। इसमें से मोल आ जाएगा, ओके। तो मोल आ जाएगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट, इसमें हमको पूछा है इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है। इसके लिए CO2 का वेट होगा, मास होगा 8.8 ग्राम, और इसका मास है H2O का 5.4 ग्राम। इसमें फाइंड आउट मोल, मोल की फर्स्ट फॉर्मूला गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास होगा 8.8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास होगा CO2 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, तो आंसर होगा 44। और इसमें H2O का मोल होगा 5.4 ग्राम, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास होगा 18, तो इसके मोल आएंगे कैलकुलेशन के बाद n की वैल्यू इधर आएगी 0.2, और इधर आंसर होगा 8 × 3 54, तो इसमें आंसर होगा 0.3, राइट। तो इसमें CO2 के मोल आए 0.2 और H2O के मोल आए 0.3, ओके। इसमें हमको पूछा हुआ है उसकी फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, और इसमें कार्बन के एटॉम और हाइड्रोजन के एटॉम कितने हो गए, तो उसके लिए मोल आ गए। उसके बाद एक्स का आंसर आ गया 0.2, कार्बन आ गए 0.2, एक्स का आंसर है 0.2, और Y/2 इधर लिखा है स्टोइकियोमेट्री है Y/2, तो Y/2 के मोल आए 0.3, तो इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो y = 0.3 × 2, तो y का आंसर आएगा 0.6। x का आंसर है 0.2 एंड y का आंसर है 0.6। उसके बाद x मतलब स्टोइकियोमेट्री ऑफ कार्बन, y मतलब स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके लिए जिसकी वैल्यू कम है तो इसमें ऐसा करेंगे 0.2 और 0.6, तो उसका स्टोइकियोमेट्री ले लो, और उसमें उसका रेशियो फाइंड, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए दोनों में से जिस वैल्यू कम है उसके साथ दोनों को डिवाइड कर लो, तो x के लिए होगा 0.2, x के लिए होगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2, और y के लिए होगा 0.6, और छोटी वैल्यू होगी 0.2, तो x के लिए आंसर होगा इसमें आंसर होगा 1, और y के लिए आंसर होगा 3। तो x का आंसर आया हमारा 1, y का आंसर आया 3, डेट मीन्स कि कार्बन होगा 1, हाइड्रोजन होगा 3, तो फॉर्मूला होगा हमारा CH3। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा A CH3, राइट। फर्स्ट इन इस क्वेश्चन में फर्स्ट फाइंड आउट ए मोल,
उसके बाद फाइंड आउट है x और उसमें से जिस वैल्यू छोटी है उसके साथ डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में हमको गिवन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 98% सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मिनट, 98% sulfuric acid is 1.8 gram per mole of 50 ml of this solution is mixed with 1750 ml of pure water. The molarity of solution is what? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर को मिक्स किया हुआ है एंड इसमें पूछा हुआ है कि उसकी मोलारिटी कितनी होगी और वाटर का वॉल्यूम है 750 ml एंड सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 50 ml, तो टोटल वॉल्यूम होगा 1800 ml होगा। इसमें इस सॉल्यूशन में दोनों को मिक्स करने के बाद मोलारिटी इसमें हमको फाइंड आउट करनी है। और दो सॉल्यूशन हो गए इसमें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 98% सल्फ्यूरिक एसिड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है। इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो टोटल मास होगा 100 ग्राम की, इसमें दिया हुआ 98% सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, तो टोटल मास होगा 100 ग्राम। तो इसमें फाइंड आउट है V, क्योंकि मोलारिटी इसमें हमको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ऑप्शन में गिवन है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला होगा N/V मल्टीप्लाई बाय 1000, जो वॉल्यूम ml में होगा। तो इसके लिए डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करो तो हमारा फॉर्मूला होगा मास बाय डेंसिटी। तो मास होगा 100 ग्राम अपन डेंसिटी इसमें गिवन है 1.8, इसका आंसर होगा आई थिंक 55.55 वॉल्यूम आ गया हमारा। तो मोल होगा इसमें, मोल को थोड़ा एक्सपांड करो, ये हमने फाइंड आउट किया वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी फॉर्मूला। नाउ फाइंड आउट मोल को एक्सपांड करो, जिसमें फॉर्मूला होगा गिवन मास अपन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो गिवन मास इसमें होगा 98% सल्फ्यूरिक एसिड में गिवन है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सॉल्यूट, तो इसके लिए उसका गिवन मास होगा 98 ग्राम और उसका मोलिकुलर मास भी होगा 98 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम होगा 100 डिवाइडेड बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1000। कैलकुलेशन के बाद इसमें हमारा आंसर होगा मोलारिटी का 18। ओके, इसमें मोलारिटी का आंसर होगा 18। मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच हैविंग 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलारिटी आ गई और उसका वॉल्यूम हम लोग जानते हैं 50 ml है, राइट। तो उसके बाद ये आ गया मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन और उसका वॉल्यूम होगा 50 ml और उसके बाद उसमें 1750 ml वाटर को ऐड किया और वाटर को ऐड करने के बाद उस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी आएगी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सेकंड फॉर्मूला हमारा M1V1 इक्वल टू M2V2। ओके, तो इसमें सेकंड के लिए M1 मतलब क्या होगा, मिक्सचर का, इसका वॉल्यूम हम लोग जानते हैं 1750 प्लस 50 ml, तो इसका वॉल्यूम होगा 1800 ml। M2 मतलब जो आंसर है वो मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 18, ये वाला, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना आएगा 50 ml और इसके लिए मोलारिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैलकुलेशन के बाद मोलारिटी इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइडेड बाय 1800 ml। तो मोलारिटी का इसमें आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद 0.5 मोलर। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में हमको पूछा हुआ है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे
इनक्लोज विसेल, तो इसमें कैलकुलेट द मोल ऑफ वाटर, वाटर के कितने मोल इसमें फॉर्म हो गए, तो H2 प्लस O2 गिव्स एज H2O, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 46, H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O, बैलेंस करने के लिए 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। इसमें 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मास गिवन है, और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, उसका भी मास गिवन है। तो इसमें पूछा हुआ है कितना मोल वाटर प्रोड्यूस होगा, तो सिंपल सी फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का गिवन मास होगा 10 ग्राम और डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, H2 का होगा 2, तो इसमें होल आएंगे 5। और ऑक्सीजन के लिए मोल फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सीजन का गिवन मास तो 64 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास तो 32, तो इसमें मोल आएंगे 2। इसके हाइड्रोजन के मोल आए 5 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल आए 2। उसके बाद इसमें मोल तो आ गए, इसमें हमको फाइंड आउट करना है एलआर और ईआर। तो इसमें मोल जो है उसकी वैल्यू के नीचे उसका स्टोइकियोमेट्री पुट कर दो, तो इसमें मोल आए 5, उसका स्टोइकियोमेट्री कितना इधर तो 2, तो इसका आंसर होगा 2.5। और इसमें मोल डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री, तो इसके आगे होगा 1, तो इसके मोल आएंगे, सॉरी इसके आएंगे 2, दैट मीन्स इसके मोल आए 2.5, इसके मोल आए 2। तो अकॉर्डिंग टू एल आर एंड ई आर, जिसके मोल कम है उसको बोलेंगे एल आर और जिसके मोल ज़्यादा है उसको बोलेंगे ई आर। तो इसमें ऑक्सीजन एज अ एल आर, राइट। तो ऑक्सीजन के हिसाब से हमको वाटर के मोल फाइंड आउट करने होंगे, तो इसमें डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर दो कि मोल ऑफ वाटर एंड मोल ऑफ वाटर ऑक्सीजन, तो उसके हिसाब से इसमें मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री, तो इधर होगा 1 और इधर होगा मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री, तो इधर होगा 2। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट ए मोल, उसके बाद फाइंड आउट एल आर एंड ई आर अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, और उसके बाद मोल टू मोल रेशियो, मोल टू मोल इसको बोलेंगे, मोल टू मोल रेशियो बोलेंगे। तो इसके हिसाब से जो एल आर होगा और जिसका फाइंड आउट करना है, तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, मोल ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री तो 1 एंड मोल ऑफ H2O और डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री 2। इसमें मोल ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड आउट किया, इसकी मोल आए 2 और डिवाइडेड बाय 1 और मोल ऑफ H2O और डिवाइडेड बाय 2, तो मोल ऑफ H2 आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर होगा 4, तो 4 मोल ऑफ H2O फॉर्म होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, ओके, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन इज 4.84 bm, मतलब इसमें म्यू की वैल्यू गिवन है। ओके, 1 मिनट रेज करना पड़ेगा पहले। म्यू मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला होगा म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन।
इसमें हमको पूछा है टोटल स्पिन पूछा हुआ है। ऑप्शन में गिवन है +or-1 +or-2 +or-2.5 एंड √h डिवाइडेड बाय 4d। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें म्यू की वैल्यू गिवन है 4.84 bm बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसमें हमको टोटल स्पिन मतलब इसमें 4 bm वैल्यू है, डेट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, n की वैल्यू होगी 4 इलेक्ट्रॉन, n को बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैल्यू 4 है तो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगी 4। तो टोटल स्पिन को फाइंड आउट करने के लिए टोटल स्पिन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब n मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पिन प्लस और -1/2। इसमें n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 4 मल्टीप्लाई बाय प्लस और -2, इसमें इसका आंसर होगा +or-2 2, क्योंकि म्यू की वैल्यू के हिसाब से हमको मिल गया नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो n आएगी 4 इलेक्ट्रॉन और टोटल स्पिन की फॉर्मूला होगी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पिन, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी +or-1/2। वैल्यू पुट करो तो आंसर होगा हमारा +or-2 2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एंगुलर क्वांटम नंबर अंक की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें उसकी हाईएस्ट एनर्जी हमको मिलेगी। ओके, जिस क्वांटम नंबर में n + l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी हाईएस्ट आएगी। तो फर्स्ट में n + l, तो इसमें आएगा 4, इसमें आएगा 5, 3 + 2 इसमें आएगा 4, इसमें आएगा 3 + 0 तो 3। तो उसके हिसाब से n + l की वैल्यू ज़्यादा तो उसकी एनर्जी हाईएस्ट, तो हमारा आंसर होगा बी कि जिसमें n + l की वैल्यू +5 आती है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में the energy difference between the state of n equal to 2 and n equal to 3 is E electrovolt of hydrogen atom, the ionization potential of hydrogen। इसमें हमको हाइड्रोजन एटॉम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा -E0 और ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय ओके एनर्जी की वैल्यू n² होगा एंड सेकंड भी n² होगा। तो इसमें आएगा फर्स्ट स्टेट के लिए आएगा 2² एंड सेकंड के लिए आएगा 1/3², राइट। और इसमें E0 की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हम लोग जानते हैं -13.6 होगी, -13.6 E0, और इसमें 1 डिवाइडेड बाय 4 -1 डिवाइडेड बाय 9। तो उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आंसर मिलेगा हमको 7.2 E0 मिलेगा। E0 हमने फाइंड आउट कर लिया, E0 = 7.2 E। ओके, सिर्फ इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना था। एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए -13.6 E0, इसमें भी आएगा -13.6 E0 और ब्रैकेट में फर्स्ट एनर्जी स्टेट n की वैल्यू 2 एंड सेकंड के लिए 3 और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 1/4 1/9 और कैलकुलेशन इधर हमको फाइंड आउट करना था E, इसके लिए फॉर्मूला होगा, कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर होगा E0 = 7.2 × E। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हैव not seen absorption or emission of high energy in case of hydrogen atom in Balmer series। So according to the NCERT Balmer series में which of the following series have not seen absorption or emission of energy in case of hydrogen। तो NCERT के according to Balmer series में 3s gives 3dxy, उसके बाद ऑप्शन बी 3dxy gives 3dyz,
N3PX गिव्स ए 3DS। तो इसमें सारी पॉसिबिलिटी होगी कि जिसमें एब्सॉर्प्शन भी होगा, एमिशन भी होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। ओके, इसमें आंसर होगा डी, सारी ट्रांजिशन आपको इसमें मिलेगी। ओके एवरीबडी, जय श्री कृष्ण।